हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है मेरे डीको डीको विद एकता सीरीज़ में। क्या आप सब रेडी हो? क्योंकि मैं तो फुल टू रेडी हूँ आप सबको 80 आउट ऑफ 80 दिलवाने के लिए। हाँ जी, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया चैप्टर मार्केट मैकेनिज्म। बट इसके पहले ना थैंक यू सो मच फॉर following my content, for following whatever I've been asking you to do। बहुत अच्छा लग रहा है अपना एपिसोड्स देख के एंड आप सबका व्यूज़ देख के, एंड ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए एंड आई एम श्योर दैट एनर्जी विल ऑल्सो मोटिवेट मी टू डू मोर एंड मोर फॉर यू। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग मार्केट मैकेनिज्म। ओके, तो ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। इन एन इकोनॉमी देयर इज़ अ सडन इंक्रीज इन कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस for the latest smartwatch due to advanced features. How would this impact the equilibrium price and quantity? Explain the changes using the concept of demand and supply. So you know guys, इस chapter से ना mostly 2 to 3-4 marks का question आता है, ठीक है। इसमें आपको ऐसे केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ उन लोग कोई भी डिमांड या सप्लाई का फैक्टर चेंज हो रहा है, उसके बेसिस पे दे आर आस्किंग यू कि आप बताओ कि इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे क्या चेंजेस हो रहा है। या फिर जो अदर पार्ट ऑफ द चैप्टर है दैट इज़ अबाउट प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग, ठीक है। तो ये सब से आ सकते, तो मैंने ये मैंने सब चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश किया है इस वीडियो में। तो चलिए, तो इधर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सिचुएशन है ये किसको अफेक्ट करेगा, ये डिमांड को अफेक्ट करेगा या सप्लाई को करेगा। यहाँ देखिए किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है कि देयर इज़ एन इंक्रीज इन द कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस। अब कंज्यूमर प्रेफरेंसेस किसका फैक्टर होता था, डिमांड का या सप्लाई का? डिमांड का, राइट। आज क्या हुआ कि कंज्यूमर्स जो है वो लेटेस्ट स्मार्ट वॉच प्रेफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्मार्ट वॉच का ना एडवांस फीचर्स आ रहे हैं, तो दैट इज़ वाई दे आर प्रेफरिंग स्मार्ट वॉचेस। व्हाट विल हैपन टू द डिमांड ऑफ स्मार्ट वॉच? इट्स गोइंग टू इंक्रीज, बट सप्लाई तो कांस्टेंट है। सप्लाई का तो कुछ बात हुआ ही नहीं, तो सप्लाई कांस्टेंट है। तो अगर डिमांड इंक्रीज होगा, व्हाट विल हैपन? डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड, क्योंकि यहाँ डिमांड चेंज हो रहा है बाकी फैक्टर के वजह से। हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा, वो राइटवर्ड शिफ्ट होएगा। एंड फिर हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या असर होगा, ठीक है। नाउ लेट्स, हमेशा इक्विलिब्रियम के लिए ना यू विल फर्स्ट ड्रॉ द इनिशियल डिमांड एंड इनिशियल सप्लाई कर्व। तो आपको पता है कि जो इनिशियल डिमांड कर्व होता है वो ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट। और जो सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। नाउ देयर इज अ इनिशियली जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करे वो इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम, जिस पॉइंट पे दे आर इंटरसेक्टिंग वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। तो ये इनिशियल हम लोग सब कुछ कर देंगे। फिर उसके बाद केस के हिसाब से व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड विच इज लीडिंग टू अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखाएंगे। तो जब हमारा डिमांड कर्व गाइस राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, देखो नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जा रहा है, E1, जहाँ D1 इंटरसेक्ट कर रहा है सप्लाई कर्व को, एंड उसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस हैज़ बिकम P1 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी हैज़ बिकम Q1, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द डायग्राम, ओके। अब हमें एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा ना, आप ऐसे केसेस को कैसे एक्सप्लेन करोगे, जस्ट सी। हम लिखेंगे कि द सर्च इन द consumers preferences for latest smartwatch will lead to an increase in demand for smart watch, ठीक है। तो डिमांड फॉर स्मार्ट वॉच बढ़ जाएगा, अंडरलाइन द वर्ड इंक्रीज इन डिमांड। देयरफॉर द डिमांड कर्व विल शिफ्ट
will shift, the demand curve as a result will shift rightward. तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ा तो डिमांड कर्व क्या हो गया, rightward शिफ्ट हो गया from DD to D1 D1. ठीक है, this increase in demand results in a new equilibrium, this increase in demand results in a new equilibrium, that is E1 with a higher price, with a higher equilibrium price, with a higher, क्योंकि देखो प्राइस बढ़ गया ना, क्योंकि क्या हुआ, जब डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हुआ गाइस, देयर हैज बीन एन एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी. डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होने से सप्लाई अगर कांस्टेंट है तो एक्सेस डिमांड होता है, एंड एक्सेस डिमांड होता है तो जो प्राइस होता है टेंड्स टू राइज. सो इधर भी वही हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स क्वांटिटी देन डिमांडेड एंड सप्लाई विल आल्सो राइज. ठीक है, सो दिस इंक्रीज इन डिमांड रिजल्ट्स इन अ न्यू इक्विलिब्रियम, दैट इज E1 with a higher equilibrium price at OP1 and a higher equilibrium quantity और हमारा equilibrium quantity भी बढ़ जाएगा at OQ1. ठीक है, so you can get this question for 2 to 3 marks like I told you. okay या चलिए, सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन. ओके, ऐसे करके ना दे कैन गिव यू आपको कोई भी फैक्टर के ऊपर. सो हमेशा याद रखना कि कौन से फैक्टर को वो अफेक्ट कर रहा है, डिमांड का है या सप्लाई का है, उस हिसाब से तुम डिमांड या सप्लाई में शिफ्ट करके ऑफकोर्स डायग्राम जब बनाओगे तो इट विल बिकम वेरी एविडेंट टू यू कि प्राइस और क्वान्टिटी में क्या चेंजेस आया. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद आवर सेकेंड क्वेश्चन, which is the situation in which the consumers are willing to pay more than the selling price is called black marketing. What are the causes of black marketing? तो अगेन ये भी 2 to 3 मार्क्स के टाइप का क्वेश्चन के हिसाब से वी आर आंसरिंग. ओके, सो प्राइस सीलिंग में क्या होता था, एक मैक्सिमम सीलिंग ऊपर होता है ना, तो एक मैक्सिमम प्राइस था जो सेलर चार्ज कर सकता है अपने कंज्यूमर से, और ये प्राइस कौन सेट करता था, गवर्नमेंट. बट व्हाट यूज्ड टू हैपन गाइस, जब ये प्राइस सीलिंग इम्पोज होता था ना, तो जो एक्सेस डिमांड सिचुएशन आ जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे सेलर्स जो है वो इलीगली ज़्यादा प्राइस पे बेचते हैं, एंड जो कंज्यूमर्स खरीद सकते हैं वो खरीदते हैं. तो इसी सिचुएशन को ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन सिचुएशन विच यू विल सी इन क्रिकेट मैचेस, IPL मैचेस वगैरह. टिकट जब सारे सोल्ड हो जाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लैक में उसको बेचते हैं, राइट. वो तो तभी पॉसिबल है ना, ब्लैक में बेचना मतलब ज़्यादा प्राइस पे बेचना, बट इलीगल है वो, है ना. तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू एक्सप्लेन. ठीक है, तो ये सिचुएशन को हाँ जी हम लोग ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं. हमें इधर हाईलाइट करना है कि ब्लैक मार्केटिंग का कॉजेज़ क्या है. तो पहले हम थोड़ा प्राइस सीलिंग के बारे में लिखेंगे, ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है वो लिखेंगे, एंड फिर उसके कॉजेज़ पे चले जाएंगे. डायग्राम इस केस में ऑप्शनल है, आपको देना हो तो आप डायग्राम दे सकते हो, अगर आपको डायग्राम नहीं देना हो तो आप नहीं भी दे सकते हो. सी अगर 2 मार्क्स का आया तो मैं बोलूँगी मत देना, पर अगर 4 मार्क्स का बाई चांस आ गया, जो कि चांसेस कम है, आ गया तो डायग्राम भी दे देना प्राइस सीलिंग का. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सी अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो डायग्राम तो देना ही पड़ेगा. ठीक है, वो डिसीजन आपको उस क्वेश्चन पेपर को देख के ही समझ में आएगा. क्लियर? तो चलिए लिखते हैं, the ceiling price is determined by the government at the low price level, when the price determined by the market, mechanism is very high. और तुम लोगों को पता है क्यों ऐसा होता है, मतलब गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग, ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस गवर्नमेंट देख रहा था कि चल रहा है, इसलिए वो प्राइस सीलिंग किया ताकि लोग ताकि सेलर्स
जितना मार्केट में एक्चुअली प्राइस में बेचा जा रहा है उससे कम प्राइस पे बेचे, क्योंकि गवर्नमेंट को वो प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। इसलिए प्राइस सीलिंग ना हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे सेट होता था। इफ़ यू गाइस रिमेंबर, इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे सेट होता था। सीलिंग क्या है, छत क्या है, ऊपर है, बट प्राइस सीलिंग का लाइन नीचे सेट होता था, ऑपोजिट, ठीक है। सो वही बोल रहा है कि द सीलिंग प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट एट द लो प्राइस लेवल व्हेन द प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट मैकेनिज्म इज वेरी हाई, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, बट एट अ लो प्राइस क्या होता था, मार्केट डिमांड इज एक्सेस ऑफ मार्केट सप्लाई। तो इससे क्या होता था, मार्केट डिमांड जो है वो इज एक्सेस, मार्केट डिमांड इज एक्सेस ऑफ मार्केट सप्लाई, ठीक है। अब देर आर सम कंज्यूमर्स, क्योंकि एक्सेस डिमांड हो जाता था ना, अब क्या होता था उसके बाद, दैट देर आर सम कंज्यूमर्स हु आर, जो रेडी है, ओहो, who are willing to pay a higher price. So कुछ consumers है जो willing to pay थे higher price to get extra. अब डिमांड ज़्यादा है तो सबका ख्वाहिश तो नहीं पूरा होगा, तो कुछ कंज्यूमर्स लोग आओ निकालो पैसा निकाल दिया और सेलर को बोला अरे ज़्यादा दे रहे हैं ना भाई, दे मेरे को गुड दे, ठीक है, ऐसा करते हैं कुछ लोग. So there are some consumers who are willing to pay a higher price to get extra quantity while the sellers stand to gain. और सेलर को तो अच्छा ही है, सेलर को क्या चाहिए भाई, ज़्यादा प्राइस मिल रहा है और क्या ही चाहिए, राइट. So while the sellers stand to gain, सेलर को तो फ़ायदा है, उनको ज़्यादा प्राइस मिल रहा है. If they sell the goods for anything more than the price ceiling, ठीक है, तो सेलर्स को तो अच्छा ही है. सो हेंस इट पुशेस अप द प्राइस, हेंस इसलिए क्या करते हैं, सेलर ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लेते हैं. हेंस इट पुशेस अप द प्राइस एंड many people are ready to buy the commodity at a higher price, which is known as black marketing. तो आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैकेनिज्म कि क्या हुआ भाई. पूछा था ना आपसे कॉजेस, तो आपने बोल दिया कि जो सीलिंग प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है एंड ऑल ऑफ दोस्त करके आपने एक्सप्लेन कर दिया कि देखो इसलिए सेलर ज़्यादा प्राइस में बेचने को रेडी होते हैं अगर कंज्यूमर ज़्यादा देने को रेडी है, तो इसी से ब्लैक मार्केटिंग होता है. ठीक है, डायग्राम मैं लिख दे रही हूँ. डायग्राम इज mandatory if the question is of more than 2 मार्क्स. ठीक है, तो डायग्राम बना देना प्राइस सीलिंग का. कौन सा डायग्राम बनाओगे, प्राइस सीलिंग का, जो तुम लोग जानते होगे अपने नॉर्मल डेज में पढ़े होगे, वही वाला डायग्राम बना देना और फिर बस लिख देना कि कौन सा प्राइस सीलिंग वाला लाइन, दैट वुड बी इनफ. ठीक है, तो ये था हमारा प्राइस सीलिंग. ओके, हाँ, अगर और एक चीज़, अगर तुमको प्राइस सीलिंग डिफाइन भी करना है कि व्हाट इज प्राइस सीलिंग, इट्स अ मैक्सिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट, तो यू कैन ऑल्सो डिफाइन इट इन दैट फर्स्ट लाइन. ओके, इफ़ यू वांट यू कैन डिफाइन ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. वो भी अगर डिफाइन करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ मार्क्स कटेगा नहीं, एंड इट गोज विद दिस आंसर. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है. Due to government intervention, when the maximum price is set below the equilibrium level, identify the problem that arises, explain the reason behind the problem, and explain any 2 ways through which the limited stock is allocated. अभी देखो यही वो प्राइस सीलिंग का डायग्राम है ना, क्यों
क्योंकि बोला है कि जो मैक्सिमम प्राइस है वो इक्विलिब्रियम के नीचे सेट हो रहा है, इक्विलिब्रियम के नीचे सेट हो रहा है। सो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रॉब्लम अराइज होएगा। अभी हमने पढ़ा ना कि जब प्राइस सीलिंग होता है तो एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से चांसेस है कि प्राइस शूट अप करेगा, ठीक है। एंड रीज़न आपको बताने का बोला है, ठीक है। एंड 2 वेज बताओ जिससे आप लिमिटेड स्टॉक एलोकेट कर सकते हो। उसमें आप ये पढ़े थे ना, राशनिंग सिस्टम, एलोकेशन बाय सेलर्स प्रेफरेंस, जिसको सेलर का कोई रेगुलर कस्टमर है तो वो उसको पहले सामान देना चाहेगा, वैसा, ठीक है। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो सकता है, सो वो सब आपको लिखना है, ठीक है। सो अगेन ये 4 मार्क्स टाइप का क्वेश्चन है, 2+2 वैसे आ सकता है, ठीक है। सो इसमें तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे, बट पहले हमसे पूछा था ना कि क्या प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम दैट अराइजेस, तो हम बोलेंगे कि इट लीड्स टू अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। इससे क्या प्रॉब्लम अराइज होएगा, एक्सेस डिमांड वाला प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों क्यों एज द मैक्सिमम प्राइस इज सेट below the इक्विलिब्रियम प्राइस, क्योंकि मैक्सिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हो रहा है एज अ मैक्सिमम प्राइस। अच्छा, आप इसके बाद एक काम करो, फुल स्टॉप देके एज शुरू करो, देन यू कैन कंटिन्यू विद द लाइन। एज अ मैक्सिमम प्राइस इज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, देर इज अ शॉर्टेज ऑफ commodity ड्यू टू एक्सेस डिमांड, शॉर्टेज हो जा रहा है इसलिए, ठीक है। और इसके पहले आप ये लिख सकते हो कि जैसे पूछा है ना कि दिस फेनोमेनन इज नोन एज प्राइस सीलिंग, आप उसके पहले ना ऐसे भी लिख दो, दिस फेनोमेनन where the government sets maximum price that a seller can charge, आप स्टार्टिंग में वो लिख सकते हो, that the seller can charge for commodity is known as price ceiling, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस सीलिंग। और उसके बाद आप ये लिख देना कि इट लीड्स टू अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड वो, ठीक है। अब फिर इसमें तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। सो दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज द सप्लाई कर्व, दिस इज द इक्विलिब्रियम कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्राइस P0 Q0। अभी मैक्सिमम प्राइस वो कहाँ सेट हो रहा है, इधर, दिस इज द मैक्सिमम प्राइस, ठीक है। P2 पे हो रहा है, अब जब देखो मैक्सिमम प्राइस P2 पे हो रहा है, एक चीज़ देख रहे हो, जो सप्लाई है वो इतना है, और जो बट वो P2 वाला लाइन डिमांड कर्व से कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे L जो मैं नेम की हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग टू Q2 क्वांटिटी है ना। तो इधर जो KL वाला गैप है ना, दैट इज एक्सेस डिमांड, क्योंकि सप्लाई OQ1 हो रहा है बट डिमांड OQ2 हो रहा है। सो ये जो KL वाला पोर्शन है ना, प्लीज़ डायग्राम में मार्क करना ही पड़ेगा, वरना मार्क्स विल गेट डिडक्टेड, फिर रोना मत, एक्सेस डिमांड, ठीक है। चलिए, अब वी हैव टू राइट अबाउट इट कि एट प्राइस OP2 in the above diagram, quantity demanded is OQ2 while quantity supplied is OQ1, since quantity demanded exceeds the quantity
supplied equal to Q1 Q2, there emerges a situation of excess demand. सो देखो हमने डायग्राम के साथ भी पूरा जस्टिफाई कर दिया, ठीक है. ओके चलिए बी. अब नेक्स्ट क्या पूछा है कि आप बताओ कि कैसे दो वेज जिससे लिमिटेड स्टॉक इज एलोकेटेड. तो आप लिखोगे टू वेज थ्रू विच लिमिटेड स्टॉक इज एलोकेटेड. यू कैन राइट एनी ऑफ द टू वेज विच यू रिमेंबर, ओके, बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन. सो आपके ऊपर है आप दो कौन सा लिखोगे. मेरे को रैशनिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट लगता है, मैं वो लिख रही हूँ, और एलोकेशन बाय सेलर्स प्रेफरेंस. आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वो वाला पॉइंट भी लगा सकते हो, ठीक है, जो तुमको याद रहे उस टाइम पे वो. सो आई एम राइटिंग अबाउट रैशनिंग. सो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफाइन कर रही हूँ, of a specified quantity of a commodity at a price fixed by the government. At the price fixed by the government. Under this system, government issues a ration card to each family, which enables it to buy the commodity at a fixed price. तो ये था राशनिंग के बारे में. और नेक्स्ट मैं लिख दे रही हूँ एलोकेशन बाय सेलर्स प्रेफरेंस. एलोकेशन बाय सेलर्स प्रेफरेंस, ठीक है. इसमें क्या हो रहा है, इन दिस मेथड शॉपकीपर्स will decide who will get the scarce product. So शॉपकीपर डिसाइड करता है कि किसको वो स्केर्स प्रोडक्ट मिलेगा. फॉर इंस्टेंस they may sell the scarce product only to their regular customers. सो वो लोग वो स्केर्स प्रोडक्ट अपने रेगुलर कस्टमर्स को बेचेंगे. मतलब ये फॉर इंस्टेंस था, ठीक है. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4. So given a hypothetical market scenario when there is a sudden surge in the consumer's preference for eco-friendly products leading to an increased demand for electric cars. ठीक है, आजकल ऐसा हो भी रहा है कि लोग इलेक्ट्रिक कार ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, राइट. तो कंज्यूमर का अगेन प्रेफरेंस बढ़ गया टुवर्ड्स इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ठीक है. साइमल्टेनियसली देयर इज़ अ ब्रेक थ्रू इन द बैटरी टेक्नोलॉजी रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर इलेक्ट्रिक कार्स. और साथ ही साथ बताए इधर क्या हो रहा है, सप्लाई का भी फैक्टर अफेक्ट हो रहा है, इफ़ यू कैन नोटिस. साथ ही साथ व्हाट इज़ हैपनिंग कि सप्लायर के लिए भी ना प्रोडक्शन कॉस्ट कम लग रहा है इलेक्ट्रिक कार्स का, बिकॉज उसमें जो बैटरी लग रहा है वो सस्ता है हो गया. सो आपसे पूछा है कि आप इम्पैक्ट बताओ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी में इन इलेक्ट्रिक कार मार्केट कंसिडरिंग चेंजेस इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई. सपोर्ट योर एक्सप्लेनेशन विद रेलेवेंट शिफ्ट्स इन द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स. अब देखो यहाँ डिमांड का भी फैक्टर चेंज हो रहा है, यहाँ सप्लाई का भी फैक्टर चेंज हो रहा है. सो दे आर बोथ फैक्टर्स विच आर चेंजिंग इन दिस केस, राइट. सो शिफ्ट्स इन बोथ हो रहे हैं. और ऑफ कोर्स अगर प्रेफरेंस बढ़ गया टुवर्ड्स ईवी कार्स तो डिमांड भी बढ़ेगा, डिमांड विल शिफ्ट राइट वर्ड. ऑल्सो अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया तो सप्लाई विल ऑल्सो शिफ्ट राइट वर्ड. अब ये वो वाला केस हो गया जहाँ डिमांड एंड सप्लाई दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों राइट वर्ड शिफ्ट होंगे.
बट गाइस क्या इधर मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज बोला है? क्या ऐसा बोला है कि इंक्रीज इन डिमांड ज़्यादा है इंक्रीज इन सप्लाई से, या कम है, या इक्वल है? वो केसेस स्पेसिफाइड नहीं है, राइट? तो क्या किया जाए, तीनों ही कर्व्स हमको बना के दिखाना होगा। एंड याद है, क्वांटिटी तो बढ़ेगा ही, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो बढ़ेगा ही, बट इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है? तो वो चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा। सो ऑफ कोर्स इट्स अ लेंथी क्वेश्चन, अगेन इट डिजर्व्स अ 4 मार्क्स, राइट? बिकॉज 3 डायग्राम्स होंगे इसमें, तो या डिपेंडिंग अगर आए ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो या इट टेक्स योर 4 मार्क्स करीब के करीब, ठीक है? सो हम लोग लिखते हैं, आप कैसे लिखोगे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ, लिखो द कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीज्ड कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस एंड रिड्यूस्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। क्यों प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हुआ? ड्यू टू ब्रेकथ्रू, ड्यू टू ब्रेकथ्रू, ड्यू टू ब्रेकथ्रू in battery technology, due to breakthrough in battery technology is likely to have a substantial impact on the demand and supply of electric cars, ठीक है? फिर आप लिख दोगे कि द डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। ये तो पता ही है कि डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज्ड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। सो अंडरलाइन डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड ड्यू टू इंक्रीज कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। डिमांड कर्व तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा ड्यू टू इंक्रीज, ये ठीक है। एंड ऑल्सो द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट, एंड ऑल्सो द सप्लाई curve will shift rightward due to fall in the production cost। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट गिर गया तो सप्लाई कर्व विल ऑल्सो शिफ्ट राइटवर्ड, ठीक है? फिर द इक्विलिब्रियम, सो देखो गाइस, ऐसे केसेस में क्या होता है, जब दोनों राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस है में इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ, कौन ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है उसके हिसाब से बोल रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द शिफ्ट्स इन द डिमांड एंड द सप्लाई कर्व, डिपेंडिंग ऑन द शिफ्ट्स इन द डिमांड एंड सप्लाई। बट एक चीज़ तो पक्का है, जब डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ रहा है तो क्वांटिटी तो बढ़ेगा ही, वो दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है? सो द resulting market equilibrium, the resulting market equilibrium reflects the dynamic interplay between change in consumers' preferences and technological advancements. In this scenario, हाँ, आप ऊपर ये लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज एंड क्वांटिटी, उसकी हाई वो देख दो, एंड क्वांटिटी सप्लाइड एंड डिमांडेड विल इंक्रीज।
सो हमारा जो प्राइस है वो तो डिपेंड करता है कि किसका मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ज़्यादा है. इक्विलिब्रियम प्राइस जो है मे इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द शिफ्ट इन द डिमांड एंड सप्लाई, बट क्वांटिटी सप्लाइड एंड डिमांडेड विल इंक्रीज. ये तो श्योर है, ठीक है. बट क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड विल इंक्रीज. सो वही है, ये डायनामिज्म, ये डायनामिक दोनों का इंटरप्ले है, ठीक है. चलिए, तो 3 केसेस अराइज हो सकता है. ओके, सो ये 3 केसेस आपको बनाना होगा. आपको केस ए में दिखाना होगा व्हेन द शिफ्ट इन डिमांड कर्व या व्हेन द इंक्रीज इन डिमांड, आप ऐसे लिख दो, व्हेन द इंक्रीज इन डिमांड is greater than increase in supply. ठीक है. सो आप बनाओ डिमांड कर्व डी डी. इनिशियल पहले बना देना एस एस. ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है कॉरस्पॉन्डिंग टू प्राइस पी, क्वांटिटी क्यू. सो दोनों राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है. डिमांड कर्व ज़्यादा राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, और सप्लाई कर्व थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है. डायग्राम में प्लीज़ एविडेंट करना वो चीज़. अब देखो, नया D1 और S1 कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? ये E1 पे. सी द डायग्राम, E1 पे, ठीक है. कॉरिस्पॉन्डिंग टू अ हायर प्राइस एंड हायर क्वांटिटी. कॉरिस्पॉन्डिंग टू अ हायर प्राइस एंड हायर क्वांटिटी, ठीक है. कॉरिस्पॉन्डिंग टू अ हायर प्राइस एंड अ हायर क्वांटिटी, ठीक है. तो इस केस में क्या हुआ? इक्विलिब्रियम प्राइस हैज रिजन. तो तुम नीचे, आई डोंट हैव स्पेस हियर, बट व्हाट यू कैन डू इज व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, उसके बाद तुम लोग लिख देना द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ईवी कार्स विल इंक्रीज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है. वो लाइन अब तुम लोग प्रो तो हो गए हो, 3 आंसर लिख लियो, और मेरे स्टूडेंट्स हो यार, प्रो तो हो ही है ना, तो वो तो तुम लोग लिख लेना, ठीक है. चलिए, अब इधर क्या है? इधर हम वो दिखाएंगे, केस बी में ना हम ये दिखाएंगे कि इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई. सेम है, ठीक है. सो ये डिमांड है और ये सप्लाई है. इक्विलिब्रियम पॉइंट E कॉरस्पॉन्डिंग टू प्राइस P0 Q0, ठीक है. अभी जब दोनों सेम होता था, याद है, प्राइस यूज्ड टू रिमेन द सेम. सो वो तुम लोग को वैसे ही बनाने का, थोड़ा चीटिंग करने का क्या? आई एम ड्राइंग विदाउट स्केल गाइस, आई एम अलाउड टू डू दैट. बट हाँ, ये कंक्लूजन तो तुमको याद रहना ही चाहिए कि जब भी डिमांड और सप्लाई, लॉजिकली भी अगर डिमांड और सप्लाई दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी तो बढ़ेगा ही, बट प्राइस में क्यों असर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई तो सेम से चेंज हो रहा है. प्राइस में असर तब होता है गाइस जब एक्सेस डिमांड हो, एक्सेस सप्लाई हो, डेफिशिएंट डिमांड हो, डेफिशिएंट सप्लाई हो. जब वो सेम है तो क्यों होगा? जब डिमांड बढ़ रहा है, उससे आप सप्लाई मीट कर पा रहे हो, आप सप्लाई भी उतना ही बढ़ा पा रहे हो, तो प्राइस विल नेवर चेंज. ओके, और ये हमारा केस सी इधर हो जाएगा. इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई. ठीक है. अभी इंक्रीज इन डिमांड इतना ही है, बट इंक्रीज इन सप्लाई ज़्यादा है. सो प्राइस विल, देखो नया प्राइस जो है वो गिर रहा है और क्वांटिटी बढ़ रहा है, ठीक है. सो यहाँ आपका कमेंट यही होगा कि इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल फ्रॉम POP टू OP1 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ1, ठीक है. तो वो
केसेस के नीचे, मतलब आई मीन ऑफकोर्स यू विल नॉट ड्रॉ बगल बगल में ना, यू विल ड्रॉ वन फिर नेक्स्ट, तो जब तुम पहला वाला ड्रॉ कर दोगे उसके बाद वो 2 लाइन लिख देना, फिर दूसरा डायग्राम बनाओगे उसके बारे में 2 लाइन लिख देना, फिर तीसरा डायग्राम बनाओगे उसके बारे में 2 लाइन लिख देना, एंड देन योर आंसर इज गोना बी कंप्लीटेड, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एंड जी हाँ, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ऑन मार्च 7 अप्रूव्ड अ हाइक इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ रॉ जूट फॉर द सीजन, ठीक है। वो लोग बोले कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, फ्लो प्राइस, विच इज बेसिकली द मिनिमम प्राइस विच द सेलर कैन चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर्स। अब ये प्राइस भी गवर्नमेंट सेट करता है। अब बोला है कि गवर्नमेंट ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है। सो इससे किसको फ़ायदा होगा, इस एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ने से किसको फ़ायदा, ऑफ कोर्स सेलर्स को फ़ायदा है, राइट, फार्मर्स को फ़ायदा है, बिकॉज उनका इनकम बढ़ेगा, प्लस दे आर गेटिंग सम प्रोडक्शन इंसेंटिव, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट ने लीगली बढ़ा दिया है प्राइस, तो उनके लिए तो अच्छा ही है, उनके लिए एक इंसेंटिव, एक मोटिवेशन की तरह काम आता है, ठीक है। और नेक्स्ट बोला है, बट इससे क्या होता है, विच phenomenon emerges due to the imposition of minimum support price, price floor होता है, and then there is a situation of excess supply, क्योंकि जब प्राइस बढ़ा देता है गवर्नमेंट, जो सेलर्स चार्ज कर सकते हैं फ्रॉम द कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स का डिमांड कम हो जाता है, समझ रहे हो, तो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग, ओके। सो हु इज़ बेनिफिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द अप्रूव्ड हाइट, चलिए लिखते हैं आंसर नंबर ए, द direct beneficiary of approved hike in MSP of jute are farmers, क्योंकि उनका इंक्रीज इनकम हो जाएगा इसके वजह से, है ना, विथ हायर एमएसपी फार्मर्स। आपको बस फैक्ट बताना है कि हायर एमएसपी होगा तो फार्मर्स को हाउ इट्स गोना अफेक्ट द फार्मर्स, तो फार्मर्स रिसीव अ गारंटीड, अब गवर्नमेंट सेट कर दिया तो गारंटीड है कि उसको उतना तो मिलेगा ही, गारंटीड हायर price for raw jute, which directly translates into higher income and financial stability, okay। नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट ये भी होगा, प्रोडक्शन इंसेंटिव हो गया उनके लिए, उनको और मन करेगा ज़्यादा प्रोड्यूस करने का, राइट। सो हायर एमएसपी encourage farmers to continue producing raw jute by making it more profitable for them, thereby supporting their livelihood, ठीक है। सो ये था आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर कि उनका लाइवलीहुड ऑफकोर्स इस चीज़ से बढ़ जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या पूछा था, विच फेनोमिनन एमर्जेस ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ एमएसपी, सो ये जो इम्पोजिशन होता है, एक्सेस सप्लाई होता है इसकी वजह से, एंड इट लीड्स टू प्राइस फ्लोर, ठीक है। फिर आप डिफाइन कर देना कि देखो पता है डिफाइन ना, क्योंकि थर्ड जो क्वेश्चन है ना गाइज, वो आपको यही बोले कि आपको पूरा एमएसपी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम,
तो डेफिनेशन MSP का वुड बी बेटर इफ़ यू गिव इट इन द थर्ड पॉइंट इंस्टेड ऑफ सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट में यू कैन शॉर्ट इट अप. ठीक है, इधर डेफिनेशन देने का ज़रूरत नहीं है. सो हम लोग ये डायरेक्ट लिखेंगे कि द इम्पोजिशन ऑफ MSP लीड्स टू प्राइस फ्लोर. डिफाइन तुम ऑलरेडी नेक्स्ट में करोगे तो इधर नहीं डिफाइन करने का ज़रूरत है. एंड आप लिख दोगे द फ्लोर प्राइस विल मोटिवेट द सेलर्स. अब ऑफकोर्स इससे क्या होता है, टू प्रोड्यूस मोर. सो द फ्लोर प्राइस विल मोटिवेट द सेलर्स टू प्रोड्यूस मोर. ठीक है, टू प्रोड्यूस मोर बाय ensuring that they will get a minimum reasonable price for their product. ठीक है, this also leads to a situation of, बट इससे क्या हो रहा है, एक्सेस सप्लाई हो जा रहा है. ये एक प्रॉब्लम हो रहा है ना, क्योंकि सेलर्स तो मोटिवेट हो जा रहे हैं ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए. बट अगर तुम एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो उसके लिए तो ये प्रॉफिटेबल नहीं है. उसको तो ज़्यादा प्राइस देना पड़ रहा है. अब पहले एक कंज्यूमर 10 रुपया देता था, अब उसको 12 रुपया देना पड़ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, सो इससे क्या होता है, दिस लीड्स टू अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई. तो ये तुमसे पूछे ना, विच फेनोमेनन एमर्जेस ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ दिस. सो इसके वजह से क्या हो रहा है, एक्सेस सप्लाई. एंड अब एक्सेस सप्लाई है. ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, फार्मर्स डेस्परेट हो जाते हैं टू सेल देयर कमोडिटी क्योंकि डिमांड कम हो गया है. सो उस फार्मर्स डेस्परेट ना हो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, बफर स्टॉक खरीद लेती है. तो वो भी तुमको लिखना होगा कि दिस लीड्स टू अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई एंड गिव्स राइज टू बफर स्टॉक एंड गिव्स राइज टू बफर स्टॉक ऑफ जूट. क्योंकि इधर जूट के बारे में बोले तो हम लोग स्पेसिफिक हो जाएंगे कि भाई इससे क्या हो रहा है, बफर स्टॉक ऑफ रॉ जूट बढ़ जा रहा है. एंड गिव्स राइज टू बफर स्टॉक ऑफ रॉ जूट. फिर द गवर्नमेंट अग्रीज टू बाय द बफर स्टॉक. बट इसके बाद क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है अग्रीज टू बाय द बफर स्टॉक एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो ये भी लिखना होगा, एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस. क्लियर? ठीक है, चलिए अब सी वाला तो डायरेक्ट क्वेश्चन है जहाँ आपको बोला है कि आप एक्सप्लेन करो MSP क्या होता है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है विच आई एम प्रिटी श्योर जब आपने पढ़ा होगा तो आपने पूरा इसका एक आंसर या कोई भी नोट्स लर्न किया ही होगा, राइट? तो इसका मैं आंसर नहीं लिख रही, बट हाँ मैं एक बार आप लोग को एक डायग्राम रिवाइज करवा दे रही हूँ. आंसर वट एवर यू हैव लर्न यू कैन जस्ट राइट डाउन बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट? तो इसमें दिक्कत नहीं होगा. चलो, सो अगेन हम लोग डायग्राम बनाएंगे. इनिशियल डिमांड, इनिशियल सप्लाई इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट E कॉरेस्पॉन्डिंग टू P0 Q0. अब ये प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस था बट गवर्नमेंट को लग रहा है ये कम है. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर प्राइस फ्लोर सेट कर दिया. ठीक है, एंड क्या हुआ, ये जो गैप है ना, क्योंकि देखो कॉरेस्पॉन्डिंग टू Q1 एंड Q2 आउटपुट, ये जो गैप है आप इसको KL या व्हाटएवर आप नेम करोगे अपने एक्सप्लेनेशन में, आपको बट डायग्राम में ये एक्सेस सप्लाई मार्क करना ही पड़ेगा. ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू मार्क दिस एक्सेस सप्लाई. क्लियर? टू मार्क दिस एक्सेस सप्लाई. ओके,
नाउ देन यू विल डिफाइन व्हाट इज़ MSP, डिफाइन कर देना क्या होता है MSP, और प्राइस फ्लोर भी आप जिसको बोलते हो, ठीक है। एंड उसके बारे में फिर आप डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना 2-4 लाइन में, एंड देन योर आंसर विल गेट ओवर। सो ये जो क्वेश्चन है ना, इट इज़ लाइक 2 मार्क्स वैसा टाइप का क्वेश्चन है, राइट। तो ये अलग से भी आ सकते हैं, तो एक आंसर अगर एक केस बेस कवर हो गया ना, तो आगे यू वुड बी कॉन्फिडेंट इनफ इफ एनीथिंग एज सच कम्स, ठीक है। सो दीज आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एंड इसके पहले हमने प्राइस सीलिंग का किया, ओके। सो यहाँ हमारा 5 केस बेस्ड क्वेश्चंस कवर होता है, एंड आई रियली होप कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ होगा। एंड ऑल्सो continue practicing writing answers, because that's the key of you know scoring full marks in your eco board exams. at least मेरा इतना मानना है कि मेहनत हमारे हाथ में होता है, फल तो बाकी भगवान के हाथ में, तो अपना कर्म करते रहो, ठीक है। अपनी मेहनत पे हमेशा भरोसा रखो और अपनी मेहनत करते रहो, डोंट आई वुड से रुको मत, आगे बढ़ते रहो, okay. Thank you so much, and do share with your friends, and don't forget to like, subscribe. Thank you, keep watching, bye bye, take care.